हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुका है एंड 338 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि करंटली हमें क्या करना चाहिए और आने वाले फ्यूचर का कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है, टेक्निकल चार्ट के अंदर क्या पैटर्न्स कुछ बना हुआ है या फिर कुछ कंपनी के पैरामीटर्स है। चलिए एक एक डेटा को हम लोग जान लेते। अभी तक का जियो फाइनेंशियल्स का ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो अभी भी जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी 13% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। अभी आप सभी को पता होगा कि जियो फाइनेंशियल्स का हमें Q1 का रिजल्ट्स आ चुका था, राइट। यानी कि कैसे जियो फाइनेंशियल्स के द्वारा परफॉर्म किया गया था, जो कि एक बुरा हमें दोस्तों परफॉर्म किया गया था। जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो जियो फाइनेंशियल्स का जो Q1 का रिजल्ट्स था वो हमें कंपनी ने दोस्तों बुरा परफॉर्म किया था। जहां आप देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट सेल्स था उस नेट सेल्स के अंदर तो कंपनी के द्वारा 0.89% तक की ईयर नियर बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ शो किया था। लेकिन ओवरऑल बेसिस के ऊपर जितने दूसरे जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मैंने जियो फाइनेंशियल्स का Q1 का रिजल्ट्स आपके सामने ओपन किया है। जहां कंपनी का रिजल्ट्स आप यहाँ देख सकते हो जून क्वार्टर का है। रेवेन्यूज के अंदर कंपनी के अंदर हमें 3.5% तक का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। लेकिन कंपनी का नेट इनकम देखोगे तो करीब करीब 6% तक का गिरावट नजर आया। ईपीएस अगर आप देखोगे तो करीब करीब 6% तक का गिरावट नजर आया एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें जो जियो फाइनेंशियल्स का था उसके अंदर तो 9% तक का गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स को जो रिजल्ट था वो हमें बुरा कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया था। अभी क्या है ना दोस्तों, करंट बेसिस के पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके देगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि ये कंपनी ने इंश्योरेंस ब्रोकिंग के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर आपको पता होगा रिसेंटली कंपनी ने जो होम लोन्स जो फैसिलिटीज है इनके कस्टमर्स को अभी होम लोन्स प्रोवाइड करना भी स्टार्ट किया है, राइट। यानी कि धीरे धीरे करके कंपनी अपना बिजनेस हमें डाइवर्सिफाई कर रहा है, नए नए सेगमेंट के अंदर ला रहा है, जिस वजह से इनको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट मिलेगा। अभी तो क्या है, कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतेंगे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, वैसे वैसे कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करेगा, बिजनेस को बढ़ाएगा। लेकिन जैसे जैसे कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ नजर आएगा, जैसे जैसे कंपनी के अंदर मुनाफा नजर आएगा, वैसे वैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर दोस्तों ग्रोथ आएगा। इतना तो तय है कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है। और आप सभी को पता है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमने कौन से लेवल्स पर बाइंग किया था। हमने बाइंग किया था 232 रुपए पर। अभी भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो मोर देन 45% तक का रिटर्न्स अभी भी हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर मिल रहा है और हमने बाइंग किया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो रिसेंटली 1 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया। ये अपडेट के अंदर आप देख सकते हो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। 1 घंटे पहले ये अपडेट आया है। तो केआर चौकसे के द्वारा जियो फाइनेंशियल्स के अंदर टारगेट दिया है 350 रुपए का, राइट। ये टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है, लेकिन जो भी टारगेट है हमें अपसेट टारगेट हमें दिया गया है। उसके साथ साथ जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा है जून महीने का, वो दोस्तों आपके सामने ओपन किया है। आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल्स का ही डेटा आपके सामने में ओपन किया है। 52 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 23 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया, जहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, बाइंग करने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं। और इनका हर एक महीने का डेटा अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो जैन महीने के अंदर मार्च अप्रैल मई ये 4 महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्या किया गया था, बहुत बड़ा माल हमें दोस्तों बेचा गया था। लेकिन जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है ना, फेब के अंदर एंड जून के अंदर रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया है एंड रिसेंटली म्यूचुअल फंड ने जून महीने के अंदर माल को बाइंग किया है। यानी कि आप समझ सकते हो जैसे जैसे कंपनी गिरावट नजर आएगा ना, वैसे वैसे जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे वो बाइंग करेंगे, क्योंकि जियो फाइनेंशियल्स की मल्टीपल इंडाइसेस के अंदर हमें एंट्री हो चुका है। जैसे कि एक इंडाइसेस था जिसका AMFI उसका नाम है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। इस इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका है, इंक्लूजन हो चुका है, इंक्लूड हो चुका है। सेकेंड इंडेक्स कौन सा था, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। इस इंडेक्स की भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हुआ था एंड AMFI इंडेक्स के अंदर भी लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एंट्री जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हुआ था। तो ये एंट्री क्यों हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा और अच्छी कंपनी के अंदर अगर ये अच्छे इंडाइसेस के अंदर वो कंपनी होगा तो वो उस इंडाइसेस के अंदर
जो भी बड़े प्लेयर्स होंगे, बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, वो स्पेसिफिक इंडेक्स देखेंगे और उस इंडेक्स में से बहुत सारी कंपनीज होगा तो उन हर एक कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो कंपनी उनको वो पसंद आएगा उसी कंपनी के अंदर वो क्या करते, बड़े इन्वेस्टर, बड़े प्लेयर्स वो बाइंग करते। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत बड़ा अमाउंट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें आ सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर दिसंबर 2024 के लिए जो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर टारगेट दिया गया है ना, वो करीब करीब जो मिनिमम टारगेट है वो 560 रुपए का है एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 590 रुपए का। तो जो मुझे आपके साथ अपडेट शेयर करना था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी हम डिस्कस करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर, क्योंकि क्या है दोस्तों, कोई ना कोई ऐसा क्वार्टर भी होता है जहां कंपनी बुरा परफॉर्म करता है, अच्छे से अच्छा कंपनी भी बुरा परफॉर्म करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कंपनी एक क्वार्टर बुरा परफॉर्म करेगा इसका मतलब कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होती दोस्तों, राइट। म्यूचुअल फंड्स अच्छा बाइंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से कंपनी हमें ग्रो कर पाएगा और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमने पहले बाइंग किया था। अभी अगर आप देखोगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम आ चुके, नीचे से कंपनी का ट्रेड लाइन हमें निकल के आया हुआ है। कहीं ना कहीं जो लोग पुराने हैं, जो डेली चैनल को फॉलो करते हैं, हर एक वीडियोस को अपडेट करते हैं, देखते हैं, उनको पता है कि कौन से लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग किया था। हमने करीब करीब ट्रेड लाइन के ही ऊपर दोस्तों बाइंग किया था। जैसे कंपनी ये लेवल्स पर आया था, ये लेवल्स पर जैसे जियो फाइनेंशियल्स आया था ट्रेड लाइन के ऊपर, वैसे हमने इस लेवल्स के ऊपर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बाइंग किया था। लेवल्स के था आप देख सकते हो 232 रुपए का लेवल्स था। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे फिर कंपनी क्या कर रहा है, जैसे ही कंपनी का रिजल्ट बुरा आया धीरे धीरे करके कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है। अभी क्या ये जो ट्रेड लाइन आपको निकल के आया है ना, वो फर्दर आने वाले फ्यूचर के अंदर भी ये एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। एंड करंटली ये लेवल्स पर हमें जियो फाइनेंशियल्स ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल तो ये कंपनी क्या है, एक सपोर्ट जोन के अंदर है, आप देख सकते हो यहाँ ट्रेड कर रहा है और एक सपोर्ट जोन है। अगर कंपनी यहाँ सपोर्ट नहीं लेता तो यहाँ हमें कंपनी सपोर्ट ले सकता है और यहीं से एक अच्छी खासी जंप हमें निकल के आ सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म करके देगा। अभी हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां में एचडीएफसी बैंक के अंदर देखोगे आज के दिन तो आधे % तक की गिरावट नजर आया एंड 1605 रुपए के आसपास हमें क्लोज हुआ। एचडीएफसी बैंक अभी भी अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने ओपन किया है, रिसेंटली टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें ऑलमोस्ट 9.5% तक का गिरावट नजर आया। और ये गिरावट क्यों नजर आया, टॉप लेवल्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल तो वहीं से मल्टीपल टाइम्स हमें कंपनी के अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट हो रहा था। तो वहां से हमें दिखाई दे रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर अभी कंपनी के अंदर बना हुआ है। और वो पॉइंट कौन सा है देखिएगा, यहाँ मैंने आपके साथ वो चार्ट ओपन किया, ये चार्ट है पिछले 5 सालों का एचडीएफसी बैंक का। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। और इसी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे जैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है ना, यही लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस कंपनी लेता है एंड जैसे कंपनी रेजिस्टेंस लेता है हमें गिरावट नजर आता है। लेकिन यह बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी अच्छा खासा होल्ड करते हुए देखने को मिल सकता है और यही से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आ सकता है। और कल के दिन एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए या फिर एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि कल के दिन हमें एचडीएफसी बैंक का Q1 का रिजल्ट दोस्तों आने वाला है। तो कैसे कंपनी परफॉर्म करेगा चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट हमें देखने को मिला है ना, रिसेंटली एक बहुत फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा 2 घंटे पहले एक रिपोर्ट हमें नजर आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है कि एचडीएफसी बैंक का Q1 का रिजल्ट कैसा आ सकता है, उस रिगार्डिंग हमें प्रीव्यू शेयर किया है। तो देखिएगा नेट प्रॉफिट जो कंपनी का Q1 का आ सकता है, इनका मानना है उसके अंदर हमें 5% की ईयर बेसिस की पर हमें गिरावट आ सकती है। एंड कंपनी का जो NII है यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्जिनली 2% तक का ग्रोथ हमें आ सकता है Q-on-Q बेसिस की। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक का प्रीवियस क्वार्टर्स की ग्रोथ हमें शेयर किया है। देखिएगा ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चार्ट है नेट इंटरेस्ट इनकम का, ये चार्ट है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स का। तो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ये डेटा है Q-on-Q बेसिस के ऊपर, आप देख सकते हो ये डेटा है Q-on-Q बेसिस के ऊपर। अभी बात करते हैं सबसे पहले नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ आ रहा है एंड कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो धीरे धीरे करके हमें ग्रोथ आ रहा है। उससे पहले कंपनी ने 15,976 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, फिर उसके एक क्वार्टर बाद 16,373 करोड़ का और उसके बाद 16,512 करोड़ का। यानी कि धीरे धीरे करके कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम भी ग्रो हो रहा है, यानी कि NII नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी का
हमें ग्रो हो रहा है। और एचडीएफसी बैंक का Q1 का रिजल्ट कैसा आ सकता है, कुछ एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें एनालिसिस किया गया है। देखिएगा, उनके द्वारा एक्सपेक्ट किया गया कि ऐसा कंपनी परफॉर्म करेगा। एचडीएफसी बैंक Q1 रिजल्ट, सबसे पहले आप देख सकते हो कोटक इक्विटीज का मानना है कि एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आने वाला है, या फिर जो एचडीएफसी बैंक का नंबर्स आएंगे, वो हमें वीक देखने को मिल सकते हैं, ऐसे इनका मानना है। कि इसके अंदर डिपॉजिट्स के अंदर जो ग्रोथ होने वाला था, वो ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगा, और जो क्वार्टर बेसिस आएगा वो एक फ्लैट हमें नज़र आ सकता है। और जो कंपनी का लोन ग्रोथ है वो भी हमें स्लो होते हुए नज़र आ सकता है। बट द स्लो डाउन वॉज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो स्लो डाउन हमें नज़र आने वाला है वो एक्सपेक्टेड है। ऐसा हमें कंपनी के द्वारा भी बोला गया है कि जो स्लो डाउन हमें नज़र आने वाला है ये एक्सपेक्टेड है, और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें बोला गया है। एंड कंपनी का जो NIM है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, राइट, उसके अंदर एक फ्लैट हमें कंपनी परफॉर्म कर सकता है क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ऐसा इनका मानना हमें निकल के आया है। लेकिन एक बात तो तय, अगर कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल दोस्तों करता है ना, तो कोई बात नहीं, कंपनी के अंदर तेजी आएगा। इतना पॉइंट नोट करना, अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को कंपनी फुलफिल नहीं करता, तो फिर हमें जैसे Q4 रिजल्ट्स के बाद गिरावट हुआ था, वैसे हमें गिरावट नजर आ सकती। लेकिन जितना कंपनी गिरे उतना बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर बेहतरीन तरीके से कंपनी परफॉर्म करके देगा। एंड टारगेट भी दिया गया है 2100 रुपये से लेके 2150 रुपीज़ तक का टारगेट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है। और इतना तो तय है कि अगर मान लीजिए कि क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया, तो भी कोई बात नहीं, कंपनी थोड़ा बहुत गिरेगा। लेकिन जैसे कंपनी के अंदर गिरावट होगा, रिटेलर्स बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन बड़े प्लेयर्स बाइंग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये डेटा है एचडीएफसी बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड्स का, आप देख सकते हो। एचडीएफसी बैंक का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगातार हर एक महीने का डेटा को अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया आ रहा है। यानी कि हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग कर रहे हैं, हर गिरावट के अंदर बाइंग किया, तेजी के अंदर बाइंग किया, और लगातार हर एक महीने के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर बुरा भी आता है तो भी कोई बात नहीं, और अगर अच्छा आता है तो शानदार तरीके से तेजी हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर निकल के आ सकती है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रुसिल डेकोर लिमिटेड। 337 रुपीज़ के आसपास हमें ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, और 900 करोड़ का मार्केट कैप हमें ये कंपनी का निकल के आ रहा है। तो ये कंपनी के अंदर हमें रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे, तो 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना।